हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाहरी आक्रमण जो हुए, विदेशी आक्रमण, यूनानी और ईरानी आक्रमण, उनके विषय में पढ़ चुके हैं। तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मौर्यकाल को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो एक साधारण कुल और परिवार के थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति व वंश को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हैं। कई प्रमाणों द्वारा उसे क्षत्रिय माना गया है। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश में हुआ। उसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। उसने नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था देख लेते हैं। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ पूछी जाती हैं तथा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में ज़्यादा पूछा जाता है। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। उसके शासन के बारे में कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं मेगस्थनीज की इंडिका तथा यूनानी लेखकों से पता चलता है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसकी शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। केंद्रीय शासन देख लेते हैं। सबसे पहला सम्राट होता था सबसे ऊपर। चंद्रगुप्त की शासन प्रणाली एक तंत्रात्मक थी। संपूर्ण शक्ति सम्राट के हाथों में निहित होती थी। वह प्रजा हितैषी था। वह न्याय सेना विधान का अध्यक्ष भी होता था। मंत्रिपरिषद। सम्राट की सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद थी। इसके सदस्यों को स्वयं सम्राट चुनता था। मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन एवं समस्याओं पर विचार करने के लिए होता था। जो मंत्री होते थे, दैनिक कार्यों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। राज्य के समस्त कार्य मंत्रियों की सहायता एवं परामर्श से ही होते थे। अन्य अधिकारी। शासन संचालन के लिए अनेक कर्मचारी थे। इनमें समाहर्ता, सेनापति, अध्यक्ष आदि प्रमुख थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था देख लेते हैं कैसे होती थी। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत का शासन राजकुल के किसी कुमार के सुपुर्द होता था, जो महामात्य कहलाता था। इसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी भी होते थे। स्थानीय शासन। अब पहले जिसमें देखते हैं नगर का शासन कैसे होता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था का वर्णन किया था। वह कहता है कि इस नगर का प्रबंध 6 समितियों के एक बोर्ड द्वारा होता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के शासन का भार 6 समितियों पर था, जिनमें 5-5 सदस्य होते हैं। नगर के शासन का प्रधान नागरिक होता था। इसके नीचे स्थानिक व गोप का अधिकारी होते थे। उनको गोप और स्थानिक कहा जाता था, जो अधिकारी होते थे। अब गांव का शासन देख लेते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रबंध ग्रामिक के द्वारा होता था। ग्रामीण जनता द्वारा निर्वाचित अवैतनिक कर्मचारी होता था। 5 से 10 गांवों तक का अधिकारी गोप तथा जिले के चौथाई भाग का अधिकारी स्थानिक कहलाता था। इनके ऊपर संपूर्ण जनपद का अधिकारी होता था, जिसे समाहर्ता कहते थे। आधुनिक व्यवस्था के जैसे ही व्यवस्था थी उस टाइम। सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अत्यंत शक्तिशाली तथा सुव्यवस्थित विशाल सेना की व्यवस्था की थी, जिसके द्वारा उसने प्लूटार्क के शब्दों में सारे भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर लिया था। यूनानी लेखक जस्टिन ने बताया कि उसके पास लगभग 60,000 की सेना थी। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। यह सेना स्थायी थी और राज्य की ओर से वेतन पाती थी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था। न्याय और दंड व्यवस्था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। प्रत्येक न्यायालय में 3 न्याय विशेषज्ञ होते थे। न्याय शीघ्र तथा निष्पक्ष होता था। दंड कठोर था। इस कठोर दंड विधान के कारण अपराध बहुत कम होते थे। आय के साधन देख लेते हैं क्या थे उस समय। राजकीय आय के कई साधन थे। इनमें सबसे प्रमुख भूमि कर था। राज्य उपज का 6ठा भाग लेता था। भूमि कर नगद या वस्तु 2 रूपों में दिया जाता था, पर राजा किसानों के हितों का भी ध्यान रखता था। सिंचाई के लिए उनका अलग प्रबंध कराता था। आय का दूसरा साधन विक्रय कर था। इसके साथ साथ शराब की चुंगी, सरकार, भूमि एवं अर्थदंड, बंदरगाहों से कर आदि भी राजकीय आय के साधन थे। जनता पर अधिक कर भार नहीं था। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध बहुत ही सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित था। अब उसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ देख लेते हैं चंद्रगुप्त की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें उसका पहला है पंजाब का विजय। सिकंदर के स्वदेश लौट जाने की तथा अकाल मृत्यु के कारण उसके सेना नायकों में कोहराम मचा दिया और वे आपस में ही संघर्ष करने लगे। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने विदेशी शासकों की फूट और जनता के असंतोष से लाभ उठाकर यूनानी सेनाओं को पंजाब से शीघ्र खदेड़ दिया और भारत भूमि से विदेशी दासता की जुएं को हमेशा के लिए हटा दिया।
दूसरा है मगध पर विजय। पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने सैनिक संगठित किया। कश्मीर की पहाड़ियों के राजा प्रवर्तक से मैत्री संबंध स्थापित किए। उसके बाद उसने पूरी तैयारी से नंद वंश के शासक घनानंद पर आक्रमण किया, जिसमें घनानंद का पूरा परिवार मारा गया और चंद्रगुप्त का मगध पर संपूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त ने ही नंदवंश ही नहीं, उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त की सेना में सैनिक अर्थशास्त्रानुसार चोर, प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगढ़, आठवीं शास्त्रोपजीवी श्रेणी से लिए जाते थे। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। तीसरा है सेल्यूकस से युद्ध। सिकंदर जब वापस जा रहा था तो उसने अपने साम्राज्य को उसके सेना नायकों में बांट दिया। भारतीय राज्य का भाग सेल्यूकस को मिला था, इसलिए सेल्यूकस ने पुनः भारत विजय का निर्णय किया और 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। किंतु अब उत्तरी भारत चंद्रगुप्त जैसे योग्य शासक के अधिकार में था और उसके पास 6 लाख से अधिक की सेना थी। अतः सेल्यूकस के विजय अभियान का खात्मा चंद्रगुप्त की सेना ने कर दिया। अंततः सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी तथा अपनी पुत्री का भी विवाह करना पड़ा, जिसकी शर्तें देख लेते हैं क्या थी। पहली थी, सेल्यूकस ने काबुल, गंधार, बलूचिस्तान, हेरात का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को भेंट किए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के राज दरबार में मेगस्थनी नामक राजदूत को भी भेजा। चौथा है हमारा दक्षिण भारत की विजय। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर भी विजय पताका फहराई। मालवा और काठियावाड़ भी उसके अधिकार में आ गए थे, इसलिए दक्षिण विजय का श्रेय चंद्रगुप्त को ही जाता है। अब उसका देख लेते हैं चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार कहाँ तक था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा हिंदुकुश और वर्तमान पारस की सीमा तक पहुँच गई थी। दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार मैसूर तक था। इस प्रकार कलिंग एवं कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत एवं समस्त अफगानिस्तान और बलूचिस्तान उसके साम्राज्य में शामिल थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सारे अखंड भारत भूमि रौंद कर उस पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त की गणना भारत के महान सम्राटों के अंतर्गत की जाती है। उसने महान साम्राज्य तथा शक्ति की स्थापना की। उसने भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया। वह प्रजाहितैषी था। वह एक विशाल साम्राज्य निर्माता, एक महान विजेता, प्रजाहितैषी सम्राट था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अशोक के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।